इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं, तुम लोग अपना मन में आंसर दोगे, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा, है ना। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या? आ गया होगा, जो भी आना होगा। अगर नहीं आया होगा तो छोड़ दोगे ये वीडियो बंद करके, पहले उसी को अच्छे से नोट से रिवीजन करेंगे। बार बार वीडियो नहीं देखा जाता है, वीडियो एक ही बार देखा जाता है, उसको अच्छे से रिवीजन किया जाता है। अगर कहीं पे फंसे तब फिर उसको दोबारा देख लिया जाता है। ये नहीं कि हम 10 बार वीडियो देख लेंगे तो खूब अच्छे से हमको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वीडियो देख लेंगे एक बार, उसके बाद फिर उसको हटा के जब हम सोचेंगे, अपना मन में मंथन करेंगे, तब जाके अच्छा होगा, है ना। तो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये आया होगा तो ठीक, अदरवाइज दिक्कत है। ऑक्सीडेशन का जनरल रिएक्शन एम से एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का जनरल रिएक्शन एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन से एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मेटल रॉड को साल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो कितना केस बनेगा? मन में पूरा घुमाना। तो 3 केस बनेगा। पहला, ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज़्यादा। दूसरा, रिड्यूस्ड करने का टेंडेंसी ज़्यादा। तीसरा, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने का टेंडेंसी बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड और कैथोड का पोलरिटी सोच लिए होगे। एनोड का निगेटिव, कैथोड का पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है? तो एनोड से कैथोड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट का डायरेक्शन, तो जाहिर सी बात है कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगा, है ना। साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? सोच लिए होगे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। साल्ट ब्रिज कैसे बनता है? KCl और अगर अगर पाउडर के पेस्ट से। ये बीच में थोड़ा टाइम यही दे रहा है कि उतना देर में सोच ले। क्योंकि बोला ये तो बोल के आंसर बोल दे रहे हैं, अरे उतना देर में सोच लेना है यार, है ना। तो ये सब कुछ चीज दिमाग में रखना ही है, रिवीजन का यही मतलब होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारा चीज है ना। तो ठीक है, इतना आना चाहिए। अगर इसमें से कुछ ना आया हो तो एक बार फिर से, क्या दिक्कत है रिवीजन कर लेने में? एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर से एक बार देख लेंगे, मंथन कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद आगे का देखेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। चलो, अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज कैसे बनता है और क्या काम होता है ये तो देख लिए थे, है ना। लेकिन बहुत बार बोर्ड में डिफिनीशन भी पूछता है, व्हाट इज साल्ट ब्रिज, तो उसका डिफिनीशन जानना जरूरी है। तो वो जो ट्यूब रहता है इस तरह का, ऐसे बना हुआ, 2 कंपार्टमेंट के बीच में, तो एक ग्लास का ट्यूब रहता है या फिर प्लास्टिक का रहता है, पॉलीथीन ट्यूब रहता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एक ग्लास ट्यूब और पॉलीथीन ट्यूब, ठीक, इज फिल्ड विथ पेस्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी सॉल्यूशन रह सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या रहता है, KCl। अच्छा, किसके साथ? तो अगर अगर पाउडर के साथ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो कोई पूछेगा व्हाट इज साल्ट ब्रिज, तो क्या बोल देंगे, एक ग्लास ट्यूब और पॉलीथीन ट्यूब इज फिल्ड विथ पेस्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, जनरली KCl विथ अगर अगर पाउडर, इज कॉल्ड क्या, साल्ट ब्रिज। तो लिख लोगे, एक ग्लास ट्यूब और पॉलीथीन ट्यूब फिल्ड विथ पेस्ट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, जनरली KCl विथ अगर अगर पाउडर, इज कॉल्ड
साल्ट ब्रिज। ठीक है भाई। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या रहता है, KCl आता है। किसके साथ, अगर अगर पाउडर के साथ, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो लैंग्वेज याद कर लेंगे। अब बात है कि साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, और दूसरा इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल को कंप्लीट करता है। जैसे एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट को एक तरह से कंटैक्ट भी तो कर देता है ना। तो नीचे में पॉइंट करके एक लाइन छोड़ के, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of the cell and complete internal circuit of the cell। ठीक है, अगर तुम सीधे ये भी बोल दोगे इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए तो रहना ही चाहिए कि इंटरनल सर्किट को भी क्या करता है, कंप्लीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, साल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बोलोगे नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोर्स पोर्स होता है ना। साल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर में कैसा स्ट्रक्चर होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो नीचे में पॉइंट करके, इट विल फॉर्म net like structure through which ions can move। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे आयंस क्या करे, मूव करे। ठीक है, नेक्स्ट बात, साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो सकता है। ज्यादातर केस में क्या रखते हैं, KCl रखते हैं, है ना। तो साल्ट ब्रिज में वैसा इलेक्ट्रोलाइट का यूज करो जिसका स्पीड ऑफ केटायन और स्पीड ऑफ एनायन सेम हो। हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे, KCl डाले थे अगर अगर पाउडर के साथ, तो KCl में से एक तरफ Cl माइनस जा रहा था, एक तरफ K प्लस जा रहा था। तो जितना Cl माइनस का स्पीड था उतना ही K प्लस का भी स्पीड था। तो कोई भी तुम इलेक्ट्रोलाइट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ केटायन और एनायन का स्पीड सेम होना चाहिए। फिर से एक बार, ये सब पॉइंट रटना नहीं है, सोचना है। हाँ, एक साल्ट ब्रिज का डेफिनेशन याद कर लोगे, बाकी सब समझ के रखना है जी। तो साल्ट ब्रिज में कैसा इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, क्वेश्चन यही हम पूछेंगे, साल्ट ब्रिज में कैसा इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे। तो क्या बोलोगे, वैसा इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे जिसमें स्पीड ऑफ केटायन और स्पीड ऑफ एनायन सेम हो गया। नीचे में पॉइंट करके लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट to be used in salt bridge should be such that speed of its cation is equal to स्पीड ऑफ इट्स एनायन। ठीक है भाई, वैसा इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे जिसका स्पीड ऑफ केटायन और स्पीड ऑफ एनायन क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट बात, हम लोग लास्ट क्लास में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए थे उसमें इस साइड में एनोडिक कंपार्टमेंट, इस साइड में कैथोडिक कंपार्टमेंट। एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या किए थे, जिंक रॉड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डाले थे। ZnSO4 को अगर ब्रेक करोगे तो आयन क्या निकलेगा, Zn2 प्लस, और SO4 2 माइनस में निकलेगा, तो Zn2 प्लस। इसमें इस कंपार्टमेंट में, एनोडिक कंपार्टमेंट में Zn2 प्लस था। कैथोडिक कंपार्टमेंट में CuSO4 को ब्रेक करोगे तो उसी तरह Cu2 प्लस निकलेगा। तो हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए थे उसमें अगर बात करें कि एनोडिक कंपार्टमेंट में कौन सा आयन था, Zn2 प्लस। कैथोडिक कंपार्टमेंट में कौन सा आयन था, Cu2 प्लस। SO4 2 माइनस भी था साथ में, तो Zn2 प्लस। इधर में क्या, Cu2 प्लस। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर किसी कंपार्टमेंट में, एनोडिक या कैथोडिक कोई का भी बात कर रहे हैं, अगर किसी कंपार्टमेंट में सिल्वर आयन रहे, क्या रहे,
सिल्वर आयन, जैसे अभी Zn2+ था ना, जिंक आयन था ना, कॉपर आयन था ना, तो अगर किसी कंपार्टमेंट में सिल्वर आयन रहे, ध्यान से सुनना, सिल्वर आयन रहे या मर्क्यूरस आयन रहे या मर्क्यूरिक आयन रहे या थैलियम आयन रहे या लेड आयन रहे, इतना ही, अगर किसी कंपार्टमेंट में सिल्वर आयन रहे या मर्क्यूरस आयन रहे या मर्क्यूरिक आयन रहे या थैलियम आयन रहे या लेड आयन रहे, तो साल्ट ब्रिज में KCl का यूज नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट में KCl का यूज करते हैं, KCl का यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? ये पूरा मन में दोहराओ एक बार। अगर किसी कंपार्टमेंट में सिल्वर आयन रहे या मर्क्यूरस आयन रहे या मर्क्यूरिक आयन रहे या थैलियम आयन रहे या लेड आयन रहे, तो साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे KCl का यूज नहीं करेंगे। आगे पूछा जाएगा कि भाई क्यों नहीं करेंगे, तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्रेसिपिटेट बन जाएगा, सॉलिड जम जाएगा। अरे यार, तुम जैसे ही ऊपर से KCl साल्ट ब्रिज में KCl रखोगे और इधर में सिल्वर आयन है, तो Ag+ और इसका Cl- मिलके AgCl, ये तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जम जाएगा। अब बताओ, बैटरी के अंदर तुम जमा ही दोगे जी कोई चीज, सॉल्यूशन रहता है, जितना सॉल्यूशन टूटेगा उतना चार्ज रहता है, तुम सॉलिडे जमा दोगे तो वो काम करेगा क्या? नहीं। तो इसीलिए साल्ट ब्रिज में KCl का यूज नहीं करते हैं ये सब केस में। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो फिर किसका यूज करेंगे? तो KNO3 या NH4NO3 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? KNO3 या NH4NO3 का यूज करेंगे। एक बार और, अगर किसी कंपार्टमेंट में सिल्वर आयन, मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरिक आयन, थैलियम आयन या लेड आयन रहे, तो साल्ट ब्रिज में KCl का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रेसिपिटेट बना देगा। तो किसका करेंगे? KNO3 या NH4NO3 का यूज करेंगे। तो लिखते हैं इसको। इफ इन एनी कंपार्टमेंट सिल्वर आयन ब्रैकेट में Ag+ मर्क्यूरस आयन Hg2+, ठीक है ना, ये मर्क्यूरस आयन है। मर्क्यूरिक आयन Hg2+, थैलियम आयन Tl+ या लेड आयन Pb2+, ठीक है, आर प्रेजेंट। अगर ये सब में से कोई पाया जाए, है ना, तो KCl should not be used as electrolyte in salt bridge। तो KCl का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज PPT को क्या पढ़ेंगे? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, क्योंकि क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा इस केस में। तो फिर इस केस में क्या चीज का यूज करेंगे? KNO3 या NH4NO3 का। तो इन दिस केस KNO3 और NH4NO3 are used as electrolyte इन साल्ट ब्रिज। तो फिर इस केस में किसका यूज करेंगे? KNO3 या NH4NO3 का यूज करेंगे। ठीक है भाई, इतना। नेक्स्ट बात इसमें
ये देखेंगे कि साल्ट ब्रिज जो है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। अब बात है कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये तो नहीं ना जानते हैं कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो नीचे में हेडिंग डाल लोगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जानते हैं कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन उससे पहले एक बार साल्ट ब्रिज में क्या क्या, एक तो डिफिनीशन याद कर लेना है, दूसरा उसका पॉइंट सब, कि साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है और इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। साल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। साल्ट ब्रिज में कैसा इलेक्ट्रोलाइट का यूज कर सकते हैं, जिसका स्पीड ऑफ केटायन और स्पीड ऑफ एनायन सेम होता है। और सबसे शानदार वो जो पॉइंट था ये वाला, है ना, कि अगर किसी कंपार्टमेंट में सिल्वर आयन या मर्क्यूरस आयन या मर्क्यूरिक आयन या थैलियम आयन या लेड आयन रहे, तो उस केस में KCl का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेसिपिटेट बना लेगा, है ना। तो फिर किसका यूज करेंगे, तो KNO3 या NH4NO3 का यूज करेंगे। ठीक है भाई। लास्ट पॉइंट लिखा कि साल्ट ब्रिज क्या करता है ना, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मिनिमाइज करता है। तो ये क्या होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें ना कोई पहले डायरेक्ट फिगर नहीं बनाओगे, क्योंकि पहले फिगर बनाएंगे उसके बाद इसमें लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है, तब उतारेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट को कंटैक्ट में ला देते हैं। एनोडिक कंपार्टमेंट में हम लोग क्या देखे थे, ZnSO4 और क्या, जिंक रॉड, जिंक रॉड। इसमें क्या देखे थे, CuSO4 और कॉपर रॉड, कॉपर रॉड ये देखे थे, है ना। इसका आदत क्या था, ऑक्सीडाइज करने का, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का आदत था तो इसमें क्या आया था, इधर में माइनस चार्ज आया था। तो इधर से कौन भीड़ लगा दिया था, खूब सारा प्लस चार्ज भीड़ लगा दिया था, नहीं। इसका आदत क्या था, रिड्यूस करने का, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। तो क्या आ गया था इसमें, प्लस चार्ज आ गया था। तो बाहर से कौन भीड़ लगा दिया था, माइनस चार्ज। अच्छा, ये माइनस चार्ज यहाँ पे क्यों भीड़ लगा रहा है, क्योंकि अंदर में प्लस चार्ज है। तो ये जब भीड़ लगाते लगाते देखेगा अरे इधर में भी प्लस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे भी आ जाएगा। उसी तरह ये प्लस चार्ज भीड़ इसलिए भीड़ लगा रहा है क्योंकि अंदर में माइनस चार्ज है, लॉस करना चाह रहा है, तो ये गेन करना चाह रहा है। तो ये देखेगा अरे इधर में भी प्लस चार्ज है, तो इधर में भी आ जाएगा क्या। जिसके कारण से अब मान लो एक ही जंक्शन पे, एक ही जगह पे एक तरफ से प्लस चार्ज आ रहा है, एक तरफ से माइनस चार्ज आ रहा है, तो इसके कारण से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप्ड होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप्ड होगा। और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज होता है, तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस को लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल मतलब क्या, वोल्टेज, दिमाग में रखना है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, है ना। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, तो एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट को कंटैक्ट में ला देंगे तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप्ड होगा, जिसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, मतलब वोल्टेज जनरेट होगा। एक तरफ से प्लस चार्ज एक तरफ से माइनस चार्ज, तो जाहिर सी बात है करंट मारबे करेगा ना जी, वोल्टेज आएगा। तो वही वोल्टेज को क्या बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। एक बार और, एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट को कांटेक्ट में ला देंगे तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप्ड होगा, जिसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसी को लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। कोई कोई खाली सुनते रहता है, हो गया ए, उसको दिमाग में भी करना है यार कि क्या होता है, क्या बोल रहे हैं। नहीं इतना अगर आए तो पॉज करके एक बार सोचो मन में,
है ना। उसके बाद अगर नहीं सोचा हो तो फिर एक बार देख लो, ये आना चाहिए मन में। अब खाली सुन रहे हैं, भजन उजन थोड़े ना कि खाली सुन ले जा रहे हो कंटिन्यू, है ना। उसको भी कोई कोई आदमी याद कर लेता है, लेकिन इसको तो करना ही चाहिए। इसको ऐसा नहीं कि बस देख लिए आगे बढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको करना चाहिए, ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का लिखते हैं, वेन एवर टू लिक्विड्स ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट are kept in contact with each other, then electrical double layer is developed which generate potential difference known as liquid liquid junction potential, ठीक है भाई। तो इसको समझ के अच्छे से दिमाग में करेंगे, हो सके तो लैंग्वेज भी फ्रेम कर लो, इजी है। जब एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट को कांटेक्ट में लाएंगे तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप्ड होगा, जिसके कारण से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अच्छा, तो खैर यहाँ पे हम लोग क्या लिखे थे साल्ट ब्रिज के बारे में, लास्ट पॉइंट की इट मिनिमाइज, बात तो यहीं से उखड़ा था ना, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, कि इट मिनिमाइज लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। साल्ट ब्रिज मिनिमाइज कर देता है, घटा देता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। कैसे, ये सोचते हैं। अगर तुम सोचो इसमें, अगर तुम साल्ट ब्रिज लगा दोगे तो KCl रहेगा, KCl का Cl माइनस इधर दौड़ेगा क्योंकि प्लस चार्ज है, और K प्लस इधर दौड़ेगा क्योंकि माइनस चार्ज है। अब इसको क्या करने देगा, भीड़ नहीं लगने देगा, और जब भीड़ नहीं लगने देगा तो इधर तो ठीक से रहना ही नहीं देगा, तो इधर कहाँ से रहने देगा, नहीं। जिसके कारण से क्या करेगा, नीचे वाला तो कुछ रहेगा, कुछ पोर्शन ऊपर में नहीं रहने देगा, जिसके कारण से यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का जमावड़ा कम होगा। और जब दोनों का जमावड़ा कम होगा तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कम बनेगा, जाहिर सी बात है वोल्टेज भी कम आएगा। तो उसीलिए लिखे हैं साल्ट ब्रिज मिनिमाइज कर देता है किसको, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, ठीक है भाई। नेक्स्ट हेडिंग, IUPAC नोटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का IUPAC नोटेशन, IUPAC नोटेशन किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। देखते हैं, एकदम बड़ी सिंपल। यार क्या देखे हुए हो तुम, एनोडिक कंपार्टमेंट होता है और इधर में क्या रहता है, कैथोडिक कंपार्टमेंट, और साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किए रहते हैं। तो तुमसे कोई पूछेगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का IUPAC नोटेशन, बोल देना एनोड, बीच में साल्ट ब्रिज, इधर में कैथोड, हो गया। फिर से एक बार, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का IUPAC नोटेशन क्या बोलोगे, एनोड, बीच में साल्ट ब्रिज, इधर में क्या, कैथोड। तो देखो एनोड, साल्ट ब्रिज, इधर में कैथोड, इसको क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं, साल्ट ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का IUPAC नोटेशन, बोल दोगे एनोड, बीच में साल्ट ब्रिज, इधर में क्या, कैथोड। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एनोड पे एक रिएक्शन लिख देते हैं, Zn से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मत टेंशन लेना, ये रटना नहीं जी, खाली इतना याद रखना है ना। कैथोड पे एक रिएक्शन लिख देते हैं, Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Cu, और ये दोनों को जोड़ देते हैं। ये जो है ना, ये हाफ सेल रिएक्शन है,
ये भी क्या है, हाफ सेल रिएक्शन है ना। ये दोनों को मिला देते हैं, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सेल रिएक्शन बनेगा। फिर से एक बार, ये हाफ सेल रिएक्शन, ये भी हाफ सेल रिएक्शन, क्या बनेगा, सेल रिएक्शन बनेगा। कोई कोई बोलता है फुल सेल रिएक्शन बनेगा, नहीं, सीधे बोलना सेल रिएक्शन बनेगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो देखो एनोड में क्या हो जाएगा, ये तीनों एनोड में हो जाएगा, कैथोड में ये, ठीक। तो जब जोड़ोगे तो क्या देखोगे कि लेफ्ट साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और राइट साइड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब दोनों तरफ है तो कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, तो Zn प्लस Cu2 प्लस से Zn2 प्लस Cu, ये क्या हो गया, सेल रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो तुमको एनोड पे रिएक्शन दिया हुआ है, कैथोड पे दिया हुआ है, जिसके हेल्प से तुम सेल रिएक्शन लिख दिए। अब इसका IUPAC नोटेशन करना है, ये जो सेल रिएक्शन है इसका IUPAC नोटेशन देखना है। तो देखते हैं IUPAC नोटेशन, IUPAC नोटेशन। इसका IUPAC नोटेशन कैसे देखें, तो सबसे पहले क्या हम लोग याद किए हुए हैं, एनोड, इधर में बीच में साल्ट ब्रिज, और फिर उधर कैथोड। तो एनोड क्या है यहाँ पे, Zn से Zn2 प्लस, तो ऐसे लिखेंगे Zn से Zn2 प्लस, ये हो गया एनोड, है ना। बीच में साल्ट ब्रिज, तो साल्ट ब्रिज डाल दिए। अब इधर में कैथोड, कैथोड क्या है, Cu2 प्लस Cu, तो डाल दिए Cu2 प्लस से Cu, ठीक है। अच्छा, तुमसे ये कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, साल्ट ब्रिज। इसको कोई पूछेगा ये क्या है तो क्या बोलोगे, तो बोलना फेज डिफरेंस। क्या बोलोगे, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बोलना। क्यों फेज डिफरेंस इसको बोलते हैं, क्योंकि जिंक सिंपल सीधे लिखा हुआ है, तो इसका फेज क्या है, सॉलिड। अरे जिंक रॉड निकला रहता था ना, तो जाहिर सी बात है रॉड सॉलिड रहेगा, तो इसका फेज है सॉलिड। आई Zn2 प्लस, ये कहाँ से आया था, सॉल्यूशन से आया था, तो इसका फेज क्या हो जाएगा, एक्वस। तो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो फेज में डिफरेंस आया कि नहीं, उसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखो आयन है Cu2 प्लस, तो इसका फेज क्या हो जाएगा, एक्वस, है ना। और इसका फेज क्या हो जाएगा, सॉलिड, तो एक्वस से सॉलिड बन गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो यही हो गया IUPAC नोटेशन। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कंस्ट्रक्ट सेल बाय यूजिंग ये एंड ये इलेक्ट्रोड, तो कोई कोई ने एकदम पूरा पेंसिल उंसिल निकालता है, एकदम एनोडिक कंपार्टमेंट कैथोडिक कंपार्टमेंट सॉल्यूशन वोल्यूशन भर उड़ के एकदम बनाने लगता है। नहीं, वो नहीं बनाना। कभी भी अगर पूछेगा कंस्ट्रक्ट सेल बाय यूजिंग ये एंड ये इलेक्ट्रोड, तो तुम देखना उसमें कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है, उसके हेल्प से एनोड पे इधर ऐसे लिखोगे, फिर साल्ट ब्रिज दोगे, फिर कैथोड पे इस तरह से लिख दोगे, हो गया, ठीक है। तुमसे कोई पूछेगा कि क्या है तो क्या बोलोगे, साल्ट ब्रिज, ये क्या है तो क्या बोलोगे, फेज डिफरेंस, हो गया। इतना बनाने आना चाहिए, कभी भी कंस्ट्रक्टेड सेल करके आए तो यही बनाना होता है, यही ध्यान रखना है, IUPAC नोटेशन करना होता है, ये नहीं कि पेंसिल निकाल के पूरा एकदम खड़काना होता है एकदम हर चीज। अब बात है कि हाँ, अभी क्या बताएं कि Zn रहे तो क्या इसका फेज होगा, सॉलिड, और Zn2 प्लस रहेगा तो इसका फेज क्या होगा, एक्वस। मतलब कोई पे भी चार्ज उर्ज रहे तो एक्वस, और सिंपली रहे तो क्या हो गया, सॉलिड। अगर तुमसे कोई पूछे कि Ag प्लस का फेज क्या होगा, तो क्या बोलोगे, एक्वस। लेकिन वही अगर Ag का पूछे तो क्या बोलोगे, सॉलिड। क्या बोलोगे, सॉलिड, है ना। H प्लस का पूछे तो क्या बोलोगे, एक्वस, प्लस चार्ज है तो एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन है। लेकिन वही सीधे अगर H2 लिखा रहे तो क्या बोलोगे, गैस, सॉलिड नहीं है ये। अगर कोई सॉलिड बोले होगे तो अच्छा बात नहीं है, यार ये सॉलिड कहाँ है, ये तो H2 गैस है ना, तो ठीक है, गैस। Cl माइनस क्या है, फेज इसका क्या है, तो एक्वस। Cl2 ये क्या है, गैस, ठीक है। तो इस तरह से इसका फेज पहचानते हैं। तो ये वाला जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये IUPAC नोटेशन हो गया। अब नीचे में हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सब कंसेप्ट है, बहुत काम देगा, ये सब नहीं भूलना है, सब खूब अच्छे से रिवीजन करते रहना है बार बार, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, देखो भाई, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए थे तो 2 कंपार्टमेंट बनाए थे। इधर में एनोडिक कंपार्टमेंट था, तो एनोडिक कंपार्टमेंट में रॉड था, जिंक रॉड था, और सॉल्यूशन क्या था, ZnSO4 सॉल्यूशन था। तो जिंक रॉड में क्या आया था, चार्ज माइनस 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 सब जगह आया था,
और बाहर में सॉल्यूशन में क्या था, प्लस चार्ज प्लस था। अब बताओ माइनस चार्ज, इधर भी देखे थे ना अभी हम लोग, ये वाला देखो ना, यहाँ पे माइनस चार्ज है, अब बाहर में प्लस चार्ज, जिसके कारण से क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। जाहिर सी बात है, एक तरफ से प्लस एक तरफ से माइनस मिलेगा तो वोल्टेज आएगा ही, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ही, है ना। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा किसके किसके बीच में, मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में। इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब होता है ये रॉड, मेटल रॉड। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूशन रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बोलना द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन, बोलो, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन, कहाँ एंड कहाँ, मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल रॉड एंड solution is called electrode potential। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, खूब अच्छे से इसका लैंग्वेज याद करना, बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बोल देना द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी अपना कॉपी में लिखने के क्रम में हम लोग ये सब शॉर्ट में लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, लेकिन ये जब एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे पूरा पूरा डिफरेंस, हाँ, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखेंगे। तो चलो ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसमें देखते हैं भाई, थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे ई जेड से Zn2+ इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऐसे देखो ई, ठीक, और सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है Zn, कोई कोई नाम गोदिये में रख देता है, तो ध्यान देना सबस्क्रिप्ट में नीचे में लिखा हुआ है Zn से Zn2+, इसको क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस बोलते हैं ना भाई, फेज डिफरेंस बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, ई Zn से Zn2+, तो देखो ऑक्सीडेशन का जनरल रिएक्शन क्या होता है, M से Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन, थोड़ा फोकस, M से Mn प्लस मतलब प्लस चार्ज अगर बढ़े तो ऑक्सीडेशन, है ना, और जब Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन से M था, Mn प्लस से M बन रहा है मतलब प्लस चार्ज घटे तो रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, Zn से Zn2+, तो जिंक का चार्ज कुछ नहीं है, यहाँ पे +2 हो गया, तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ई मतलब पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो कभी अगर ऐसा लिखा रहे तो क्या पढ़ेंगे बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ई मतलब पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, तो यह है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ क्या बोलेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड बोलेंगे। वही ये लिखा हुआ है ई Zn2+ से Zn, इसको क्या पढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, Zn2+ से Zn है, Mn प्लस से M है, मतलब चार्ज यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 0 है, घट रहा है ना, तो रिडक्शन। ई मतलब पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, फिर से एक बार, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, तो इसको पढ़ेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। रटना नहीं है, समझना है। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, इसको लिखोगे नहीं, मन में पढ़ोगे, ECU से Cu2+, तो इसको क्या पढ़ोगे, तो पहले देखेंगे ना कि ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो देखो ना, सीधा सिंपल है, M है, इधर में Mn+ बन गया, मतलब याद किए हुए ना, तो ऑक्सीडेशन, ई मतलब पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो ये पढ़ने आना चाहिए, रटा नहीं रहना चाहिए। नीचे हेडिंग डालते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी हम लोग क्या देख रहे थे,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख रहे थे, अब क्या देखेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे तो मेटल रॉड सॉल्यूशन में रखा रहेगा ना, तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना भी हो सकता है, प्रेशर कितना भी हो सकता है। लेकिन जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे तो फिक्स हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रोड जो सॉल्यूशन में रखा रहेगा उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर रहेगा और प्रेशर 1 atm रहेगा, ये फिक्स हो गया ना। तो इस केस में जो पोटेंशियल निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, फिर से एक बार, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर से एक बार, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, तो 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 atm प्रेशर सॉल्यूशन का, है कि नहीं। तो इसी को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो लिखोगे द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ब्रैकेट में 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड 1 atm pressure is called standard electrode potential। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है E0 Zn से Zn2+, इसको जब ऊपर इस तरह से कर देते हैं इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं, नॉट। तो देखो जैसे सिंपली अगर ई Zn से Zn2+ लिखा हुआ रहता क्या पढ़ते थे, Zn से Zn2+ मतलब ऑक्सीडेशन, ई मतलब पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। जब ई लग जाता है ना ऊपर नॉट लग जाता है ना तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं भाई, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, रटने का नहीं है। फिर से एक बार, नॉट जब लग गया तो क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। अब इसका कोई कोई काबिल का फचाक लिखने समय पूरा पूरा लिख लेता है, STAND, नहीं ऐसे ही लिखना, ये बुक में भी दिया जाता है, SOP लिखा रहता है। तो SOP लिखा रहना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है भाई, उसी तरह अगर ये लिखा हुआ है E Zn2+ से Zn, इसको थोड़ा पढ़ो, क्या इसको बोलोगे, इसको E Zn2+ से Zn दिया हुआ है, इसको क्या बोलोगे, सब लोग मन में सोचो क्या पढ़ेंगे इसको, Zn2+ से Zn, तो Mn+ से M हो रहा है मतलब रिडक्शन, E मतलब पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। कोई अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा होगा तो समझ लो क्या हो। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन, अरे नॉट लगेगा तब ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा यार, कहाँ नॉट है अभी, तो रिडक्शन पोटेंशियल है ना। अब इस पे नॉट लगाते हैं, अब ये हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत बहुत बड़ा नहीं दे देना, ही नहीं कि इतना बड़ा, चल दिख नहीं रहा है तो थोड़ा बड़ा दे देते हैं, छोटा ही सा ऐसे किया जाता है हल्का सा, तो इसी को क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, है ना। तो जैसे ही दिए तो स्टैंडर्ड रिडक्शन, ई मतलब पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, तो लिख लोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, तो ये पढ़ने आना चाहिए, रटने ये नहीं कि रट लेंगे, कितना रटोगे तुम, है ना। चलो तो थोड़ा एक दो और देखो, इसको इसको ये लिखना नहीं, ऐसे ही इसको पढ़ो, क्या बोलते हैं, E0 Ca2+ से Ca, इसको क्या पढ़ते हैं, जल्दी से सोच लो फिर हम बोलते हैं। Ca2+ से Ca, तो Mn+ से M है, घट रहा है ना, यहाँ +2 है यहाँ पे 0 है, घट रहा है,
तो रिडक्शन, तो रिडक्शन ई मतलब पोटेंशियल, यहाँ पे ऐसे भी लगा हुआ था इसको स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैल्शियम इलेक्ट्रोड, मतलब एसआरपी ऑफ कैल्शियम इलेक्ट्रोड। हाँ भाई, एसआरपी ऑफ कैल्शियम इलेक्ट्रोड। बाकी थोड़ा ये देखो, समझने वाला चीज को रटने लगोगे बस हो गया, खत्म बजा। तो समझने वाला चीज को समझा ही जाता है, तो ये पढ़ने आना चाहिए जी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, एसआरपी किसका, कैल्शियम इलेक्ट्रोड का। ये अब बहुत बार ना एसआरपी और एसओपी में रिलेशन पूछता है, जैसे ये एसआरपी है ये एसओपी है, तो ये दोनों में रिलेशन पूछ देता है। तो नीचे में ऐसे पॉइंट करके रिलेशन बिटवीन एसआरपी एंड एसओपी, एसआरपी एंड एसओपी में रिलेशन देखते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो एसआरपी Zn2 प्लस से Zn है, एसओपी Zn से Zn2 प्लस है, मतलब ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे का उल्टा है ना। यहाँ पे Zn से Zn2 प्लस है, यहाँ पे Zn2 प्लस से Zn है, ये दोनों रिएक्शन उल्टा है। जब रिएक्शन रिवर्स हो, जब रिएक्शन रिवर्स हो तो इसका जो साइन होता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। क्लास 11 में थर्मोडायनामिक चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो अगर इसका इसका अगर वैल्यू दिया हुआ है x, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो गया ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -x। तो इससे क्या पता चला कि एसआरपी और एसओपी में क्या रिलेशन होगा, तो पीछे में माइनस लग जाएगा। तो एसआरपी इक्वल टू माइनस ऑफ एसओपी, एसआरपी इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ एसओपी, ये याद रखना है। मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी दिया हुआ है -0.76, तो एसओपी कितना हो जाएगा, 0.76। और वो जो कोई इलेक्ट्रोड है वो जिंक ही है, जिंक का ही -0.76 होता है एसआरपी। खैर वो आगे लिखाएंगे, वो आगे का बात है, वो आगे जब भी देखेंगे तो याद करेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि जितना एसआरपी दिया हुआ है, अगर एसआरपी x दिया हुआ है तो एसओपी कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। बस यही फर्क है। तो कभी भी पूछे रिलेशन बिटवीन एसआरपी एंड एसओपी बताओ, तो क्या बोलोगे, एसआरपी इक्वल टू माइनस ऑफ एसओपी। ठीक है भाई। नेक्स्ट एक और पॉइंट, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसको डिनोट करते हैं ई नॉट सेल से। कोई तुमसे पूछेगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को डिनोट कैसे से करते हैं, तो क्या बोलोगे, ई नॉट सेल से डिनोट करते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या, तो ये सीधे सीधे याद रख लेना है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मतलब कोई सेल बना हुआ है, एनोड भी है कैथोड भी है, सेल बना हुआ है, इसका ई नॉट सेल निकालना है। तो एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। कोई कोई दिमाग लगाने लगता है कि सर वहाँ कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो ठीक बोले एसआरपी ऑफ कैथोड, इस पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है एसओपी ऑफ एनोड बोलते हैं। नहीं नहीं, ध्यान रखना यार, ये फॉर्मूला है यार स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का। तो दिमाग में रखोगे एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, इस कैथोड का एसआरपी माइनस एनोड का एसआरपी, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये क्या करता था, ऑक्सीडाइज करता था, लॉस करता था। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, नहीं गेन कर रहा है। तो इसका जो पावर होगा गेन करने का वो माइनस ये कर देंगे लॉस करने का, तो वही जो आएगा वो क्या आएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल मतलब क्या, वोल्टेज। एक बच्चा बताया ये पोटेंशियल में क्षमता, नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे पोटेंशियल मतलब क्या, वोल्टेज। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को डिनोट क्या चीज करते हैं, ई नॉट सेल से। ई नॉट सेल का फॉर्मूला हो जाएगा एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। बहुत फेमस होने वाला है ये वाला, खूब यूज आएगा, खूब यूज आएगा ये चीज आगे, तो एकदम अच्छे से दिमाग में करेंगे। ई नॉट सेल का एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को ही बहुत बार स्टैंडर्ड ईएमएफ भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को ही क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ भी बोलते हैं। बहुत बार देखो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा स्टैंडर्ड ईएमएफ, समझ आना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछना चाह रहा है, मतलब ई नॉट सेल पूछना चाह रहा है, तो फॉर्मूला लगा देना है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। जब ईएमएफ का बात आया तो थोड़ा सा उस पर देख लेते हैं कि ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है ना। ईएमएफ का फुल फॉर्म कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा,
देखो भाई, कोई भी फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का बात कर लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात कर लो, फ्रिक्शन फोर्स का बात कर लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, जितना भी फोर्स है, टेंशन फोर्स क्लास 11 में सुने होगे, टेंशन फोर्स, तो जितना भी फोर्स का नाम सुनते हो सबका ऐसा यूनिट क्या बोलते हो, न्यूटन बोलते हो। तो तुमसे कोई पूछेगा ईएमएफ का फुल फॉर्म बताओ, तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है, न्यूटन। नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट न्यूटन नहीं होता है। ईएमएफ का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम तो है, लेकिन एक्चुअली में ये फोर्स नहीं है, एक्चुअली में ये वोल्टेज है। अरे तभी तो यार स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ईएमएफ भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअल में फोर्स है ही नहीं, नाम में फोर्स है सिर्फ, काम इसका फोर्स वाला नहीं है, काम इसका क्या है, वोल्टेज। तो ईएमएफ का अगर यूनिट पूछेगा तो न्यूटन नहीं बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है ना, तो वोल्ट बोलेंगे। क्लियर है। तो अगर तुमसे कभी अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ पूछे तब भी समझना कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ही पूछ रहा है, तब उसका फॉर्मूला लगा देना है, एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको एस एच ई शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एस एच ई बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। एस एच ई के बारे में 3 चीज जानना है। पहला, एस एच ई एनोड और कैथोड दोनों जैसा बिहेव करता है। सुनाई दिया, एस एच ई एनोड और कैथोड दोनों जैसा बिहेव करता है। दूसरा, किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी या एसओपी वैल्यू निकालना है। देखो एसआरपी निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली एसओपी वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी या एसओपी वैल्यू निकालना है तो उसको एसएचई के साथ कंबाइन करा के सेल बना देंगे और फिर एसआरपी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे तुमको एक आयरन रॉड दे दी है, ठीक। अब बोले कि बताओ इसका एसआरपी बताओ, अरे यार वोल्टेज होगा बिल्कुल उसका बताओ। और सर इधर करंट नहीं मारा था, कैसे वोल्टेज बताएं। वोल्टेज रहता तो कुछ तो करंट मारना चाहिए, नहीं इसका कम होता है इसलिए करंट नहीं मारता है। तो बताओ इसका वोल्टेज क्या है। तो तुम ऐसे ही नहीं बता पाओगे। अगर एक्सपेरिमेंटली तुमको बताना होगा तो याद रहेगा तो बोल ही दोगे, लेकिन ऐसे तुम नहीं बता पाओगे। एक्सपेरिमेंटली अगर बताना होगा कि आयरन रॉड का एसआरपी कितना, तो तुमको सेल बनाना होगा। यार देखो वोल्टेज कब पता चलता है, जब सेल रहता है। बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड रहता है, एक वायर इसमें लगा है, एक वायर इसमें लगा है, और उसको वोल्ट मीटर में लगा दिए तो बता देता है इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट है, ऐसे करके बता देता है। तो सिंपली अगर तुम सोचोगे कि एगो आयरन रॉड में वायर फंसा लिए, वोल्ट मीटर में लगा दिए, तो वोल्टेज बताएगा क्या, नहीं बताएगा यार। सेल रहेगा तब ना वोल्टेज बताएगा। तो आयरन दे दिए, बोले कि इसका एसआरपी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, एक तरफ आयरन रॉड को FeSO4 सॉल्यूशन में डाल दोगे और एक तरफ SHE ले लोगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला ले लोगे, और ये दोनों को वायर फंसाओगे और वोल्ट मीटर में लगाओगे। वोल्टेज जो आएगा ना वो पूरा का पूरा आयरन का होगा। क्यों, क्योंकि SHE का एसआरपी वैल्यू 0 होता है, 0 वोल्ट होता है। समझ में आ गया। तो अगर बोलेंगे कि आयरन का एसआरपी वैल्यू निकालो, तो तुम क्या करोगे, एक तरफ आयरन रॉड वाला सॉल्यूशन ले लोगे, एक तरफ आयरन रॉड को सॉल्यूशन में रख के ले लोगे, आयरन में SHE वाला ले लोगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला, और ये दोनों में वायर फंसाओगे, वोल्ट मीटर में लगाओगे, वोल्टेज पता चलेगा। जो वोल्टेज पता चलेगा वही के किसका आ जाएगा, आयरन का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि SHE का कितना होता है, 0 होता है। तो ऐसे में तुम किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी निकाल सकते हो। अभी हम आयरन का बोले, अगर तुमको बोले मैग्नीशियम का एसआरपी वैल्यू बताओ, एकदम सेम यही काम। इधर में मैग्नीशियम ले लोगे, इधर में SHE ले लोगे, और दोनों से सेल बना दोगे। अब यहाँ पे वायर फंसा है, दोनों वोल्ट मीटर लगाए, वोल्ट मीटर में लगाए, वोल्टेज बताएगा। वो वोल्टेज पूरा का पूरा मैग्नीशियम का होगा, क्योंकि SHE का 0 वोल्ट होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी या एसओपी वैल्यू निकालना है तो SHE के साथ कंबाइन करा के सेल बनाएंगे, फिर निकाल लेंगे। ये दूसरा बात हो गया। और तीसरा बात, ये बोलने के क्रम में ही बोल दिए कि एसआरपी और एसओपी वैल्यू ऑफ SHE इज 0 वोल्ट। SHE का एसआरपी वैल्यू कितना, 0 होता है। एसआरपी 0 तो एसओपी -0, मतलब बात सेम है, 0 ही वोल्ट होगा।
तो यही 3 बात दिमाग में रखना है। पहला, एसएचई एनोड और कैथोड दोनों जैसा बिहेव करता है। दूसरा, किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी वैल्यू निकालना है तो एसएचई के साथ सेल बना के फिर निकाल देंगे। तीसरा, एसआरपी और एसओपी वैल्यू ऑफ एसएचई कितना, 0। यही 3 बात दिमाग में रखना है। तो देखो, एसएचई एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। एसएचई एनोड और कैथोड दोनों जैसा बिहेव करता है। सो एसआरपी और एसओपी वैल्यू ऑफ ऑल अदर इलेक्ट्रोड्स are calculated by making a cell with SHE। ठीक है, तो इसमें तुमको 2 बात हो गया। पहला बात तो ये कि SHE एनोड और कैथोड दोनों जैसा बिहेव करता है, और दूसरा बात कि किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी या एसओपी वैल्यू निकालना होगा तो एसएचई के साथ सेल बना के निकाल देंगे। तीसरा बात लिख लेते हैं, एसआरपी और एसओपी वैल्यू ऑफ एसएचई इज 0 वोल्ट। एसआरपी और एसओपी वैल्यू ऑफ एसएचई कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक है भाई, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है एनसीईआरटी का इंडेक्स का पहला क्वेश्चन यही है कि कैल्शियम इलेक्ट्रोड का एसआरपी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का एसआरपी वैल्यू निकालना हो एकदम सेम, तो यही कंसेप्ट यही है। तो अगर तुमको बोलेगा हाउ डू यू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, डाल देते हैं हाउ डू यू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, तो तुम बोलोगे क्वेश्चन से देखती मार के, वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम बाय मेकिंग ए सेल विथ एसएचई। खूब इस कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछता है। तो कभी भी ऐसे पूछेगा किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब एसआरपी एसओपी तो होता है यार, तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल काम कि बाय मेकिंग ए सेल विथ एसएचई, एसएचई के साथ सेल बना देंगे फिर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एसएचई का क्या खाचा रहेगा। जैसे देखो, जिंक रॉड बोले ना तो क्लियर कट चमक रहा है कि हाँ एक ZnSO4 सॉल्यूशन ले लेंगे और जिंक रॉड रख देंगे तो ये ठीक है, ये वाला बन जाएगा खाचा, कंपार्टमेंट बन जाएगा। तो उसी तरह एसएचई का कैसा कंपार्टमेंट रहेगा देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये इसमें जो आयन रहेगा वो कौन सा आयन रहेगा, H+ आयन रहेगा। मतलब जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें H+ आयन रहेगा। वो कोई भी सॉल्यूशन जैसे H2SO4 ले लो और भी कुछ ले सकते हो, उसमें H+ रहेगा। ठीक है, और ठीक, ये इधर से क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन गैस दे रहे हो, हाइड्रोजन गैस दे रहे हो। ठीक, तो इधर से हाइड्रोजन गैस दिए और इधर में क्या है, H+ है। तो यही क्या है, SHE। अब बात है, देखो भाई, तुम एसआरपी वैल्यू बताओगे कैसे, वोल्टेज कैसे बताओगे। तो एक तरफ जैसे तुमको दे दिए कैल्शियम, तो कैल्शियम को सीए रॉड को CaSO4 सॉल्यूशन में डालोगे। ठीक, और इधर में एसएचई है, तो कैल्शियम तो रॉड है, सॉलिड है, तो उसमें वायर फंसा लोगे। इसमें भी तो वायर फंसाने के लिए चाहिए ना। अरे बैटरी जो रहता है उसमें 2 रॉड निकला रहता है, 2 इलेक्ट्रोड निकला रहता है, तो एक वायर इधर में फंसाते हैं, एक वायर इसमें फंसाते हैं, तब ना उसको अगर वोल्ट मीटर में जोड़ेंगे तो वोल्टेज बताएगा जी कितना वोल्टेज है। तो कैल्शियम का अगर दे देंगे तो कैल्शियम में तो वायर फंसाने के लिए हो गया, एसएचई में कहाँ वायर फंसाओगे, सोचो इसमें कहाँ वायर फंसाओगे। 2-3 तरह का प्रतिक्रिया आता है जनरली बच्चा का। पहला, सर H+ में फंसा दीजिए, कैसन आदमी है, H+ में कैसे फंसा देंगे।
अरे कभी ऐसा देखे हो, अगर तुमको कोई बैटरी दे दिया, उसका बोला कि बताओ इसका वोल्टेज बताओ, तो उसको पहले फोड़ेंगे, फोड़ के सॉल्यूशन में वायर फंसाएंगे, उसके बाद वोल्ट मीटर में लगाएंगे। तो सॉल्यूशन में तो कभी वायर नहीं फंसा सकते हैं। दूसरा बोलता है सर इसमें फंसाना दीजिए, इसमें ये कौन बात हुआ यार, कि ना उसमें बैटरी में देखे होगा बहुत सारा टिप निकला रहता होगा, ऐसे ऐसे छोटा, उसी में रह के वायर फंसा देते हैं क्या यार, रॉड में ना वायर फंसाते हैं, तब ना वो काम करेगा जी, तब वोल्टेज बताएगा। कि ना वो बोलता है ये नहीं फंसा दीजिए, ये कौन बात हुआ, डब्बे में फंसा देंगे क्या। फिर ये दूसरा टाइप का हो गया। तीसरा टाइप का, गैस में फंसा दीजिए। देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इसमें वायर फंसाओगे क्या, गैस में कभी वायर फंस सकता है नहीं। तो जनरली यही तीन तरह का आता है, तुम लोग का भी यही तीनों में से कुछ बात मन में आया होगा कि इसमें फंसा दीजिए वायर, नहीं। तो H प्लस में भी नहीं फंसा सकते हैं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो देखो भाई, जब जिंक रॉड को ZnSO4 में डालोगे तो जिंक रॉड है तो उसमें तुम वायर फंसा सकते हो, कैल्शियम इलेक्ट्रोड को CaSO4 में डालोगे तो रॉड है, सॉलिड है, तो उसमें वायर फंसा सकते हो। लेकिन गैस वाले केस में इसमें कहाँ वायर फंसाओगे, तो इस केस में नल इलेक्ट्रोड का ब्लॉक लेते हैं, प्लेटिनम ब्लॉक लेते हैं। ये क्या है, प्लेटिनम ब्लॉक है। नल इलेक्ट्रोड का ब्लॉक लटका देते हैं, इससे एक रॉड निकालते हैं और इसमें वायर फंसाते हैं। जिसका कोई सहारा नहीं उसका नल्ला सहारा, नल इलेक्ट्रोड सहारा। जब कहीं वायर फंसाने के लिए नहीं रहे तो क्या करो, नल इलेक्ट्रोड डाल दो। नल इलेक्ट्रोड डालोगे, इधर से रॉड आएगा, इसमें वायर फंसा दो। ये हो गया कंप्लीट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंपार्टमेंट। तो तुमको अगर बोल दे कि हाउ डू यू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन, तो बोलोगे वी डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन बाय मेकिंग ए सेल विथ SHE। ये तो बोलने का बात हो गया, कंसेप्चुअल समझने का क्या हो गया। आयरन का बोला था तो Fe को FeSO4 सॉल्यूशन में ले लो, और दूसरा तरफ ये ले लो SHE। एक वायर Fe में फंसाओ, एक वायर इसमें फंसाओ, अपने वोल्ट मीटर में लगाओ, वोल्टेज बताएगा, और वही जो SRP होगा वो पूरा आयरन का होगा। क्यों, क्योंकि इसका SRP कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। लेकिन ये जब तक सेल नहीं बनेगा तब तक कैसे बताएगा, एक में तो वायर फंसा के नहीं बता देगा, बोले सर इसका तो 0 है ना, तो क्यों फालतू में इसमें लगा रहे हैं, डायरेक्ट बताना दीजिए। अरे डायरेक्ट कैसे बताएगा जब तक सेल नहीं बनाओगे तो। चलो, तो कुल मिला के SHE वाले में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले में 3 बात हुआ अभी। पहला बात ये कि SHE एनोड और कैथोड दोनों जैसा बिहेव करते हैं। दूसरा बात ये कि किसी भी इलेक्ट्रोड का SRP या SOP वैल्यू निकालना होता है तो SHE के साथ कंबाइन करा के सेल बना के निकाल लेते हैं। और तीसरा, SRP और SOP वैल्यू ऑफ SHE कितना, 0 वोल्ट। ठीक है, अब इसका हाफ सेल रिएक्शन देखते हैं। हाफ सेल रिएक्शन, चूंकि SHE एनोड और कैथोड दोनों जैसा बिहेव करता है तो दोनों ही के केस में देखना होगा। तो पहला, इफ इट एक्ट्स एज एनोड, अगर ये एनोड जैसा बिहेव करेगा तब इसका हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा। तो देखो भाई, ये क्या डाले थे, H2, कहाँ डाले थे, H प्लस में, है ना। तो क्या लिखा जाएगा, H2, इधर में H प्लस। ठीक, अब इधर में H 2 को है तो इसको बैलेंस करोगे तो 2 हो जाएगा। इसका रिएक्शन कंप्लीट करना है तुमको। ठीक, तो इसका चार्ज कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 0, इसका चार्ज +1, तो 2 का चार्ज +2। तो ये देखो, इसका चार्ज है 0, इसका चार्ज है +2, तो इसको बैलेंस करना है। तो 0 और +2 में कौन बड़ा, तो +2 बड़ा, तो इधर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। ठीक, और ऐसे दे दोगे, हो गया, ये रिएक्शन हो गया, एनोड जैसा बिहेव करेगा तब। ठीक है, फिर से एक बार हम लोग क्या देखे थे, SHE का एनोड वाला रिएक्शन, नहीं, SHE जब एनोड जैसा बिहेव करेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो क्या देख रहे थे, हाइड्रोजन गैस डाल रहे थे ना, कहाँ डाल रहे थे, H प्लस सॉल्यूशन में। तो इधर H2 लिख दिए, इधर H प्लस लिख दिए, इधर 2 है तो इसको 2 कर दिए। इसका चार्ज कुछ नहीं है, मतलब 0, इसका चार्ज +2, तो 0 और +2 में कौन बड़ा, तो +2 बड़ा, तो कितना बड़ा, तो इससे 2 ही बड़ा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, हो गया, रिएक्शन बन गया। लेकिन इसको याद भी कर लेना है। तो कोई से पूछेंगे SHE का एनोड वाला रिएक्शन बताओ, तो बोलोगे H2 से 2H प्लस +2 इलेक्ट्रॉन, एकदम कोई घुई घाई नहीं, एकदम क्लियर कट
ये वाला रिएक्शन आ जाना चाहिए। अभी तक 2 रिएक्शन हो गया है याद करने के मामले में। एक ऑक्सीडेशन का जनरल रिएक्शन M से Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन, और दूसरा SHE का एनोड वाला रिएक्शन H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोई से पूछेंगे SHE का एनोड वाला रिएक्शन बोलो तो क्या बोलोगे? H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, अगर ये कैथोड जैसा बिहेव करेगा तब, इफ इट एक्ट्स एज कैथोड, कैथोड जैसा बिहेव करेगा तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा हो जाएगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2। ठीक, तो ये तो याद ही नहीं करना पड़ेगा, वो याद रखोगे, खूब आराम से इसका सोच के बोल लोगे। तो बोलेंगे SHE का एनोड वाला रिएक्शन बोलो तो क्या बोलोगे? H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड वाला बोलो तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2 बोल लोगे। अभी थोड़ा पॉज करके एनोड वाला रिएक्शन सोचो जल्दी। एनोड वाला एक बार अपना मन में करो, H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हो गया सबका? एक बार मन में बोल लो SHE का एनोड वाला रिएक्शन, H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब देखते हैं इसका IUPAC नोटेशन। ये तो हाफ सेल रिएक्शन था, है ना, कि अगर एनोड जैसा बिहेव करेगा तो ये रिएक्शन होगा, कैथोड जैसा बिहेव करेगा तो ये रिएक्शन होगा। इसका तो शानदार बात है ना, दोनों जैसा बिहेव करता है। अगर मान लो आयरन यूज किए, एक तरफ आयरन रॉड ले लिए FeSO4 सोल्यूशन में, तो इधर SHE लगा दिए। अब ये अगर एनोड जैसा होगा तो ये कैथोड जैसा बिहेव करने लगेगा, ये कैथोड होगा तो ये एनोड जैसा बिहेव करने लगेगा। कब एनोड कब कैथोड ये सब आगे देखना है, ये सब टेंशन नहीं लेना कि कब कैसा बिहेव करेगा। हाँ, लेकिन इसके साथ एक चीज अच्छा है कि दोनों में से कैसा भी बिहेव कर सकता है, एनोड जैसा भी और कैथोड जैसा भी। ठीक है भाई, अब इसका देखते हैं IUPAC नोटेशन। एनोड और कैथोड दोनों जैसा बिहेव कर रहा है तो दोनों में होगा ना IUPAC नोटेशन। तो इफ इट एक्ट्स एज एनोड, अगर एनोड जैसा बिहेव होगा तब इसका IUPAC नोटेशन क्या होगा? ठीक है भाई, तो IUPAC नोटेशन में क्या जानते हैं? एनोड बीच में साल्ट ब्रिज, इधर में कैथोड। यहाँ पे एनोड जैसा ही बिहेव कर रहा है तो इसका रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन H2 से 2H प्लस 2H प्लस, मतलब 2 इग्नोर मार रहे हैं, H प्लस लिख रहे हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो सब इग्नोर। साल्ट ब्रिज, ये एनोड हो गया ना, साल्ट ब्रिज। कैथोड में क्या है ये तो तुमको पता नहीं है, तो कैथोड ऐसा ही लिख दो। अगर कुछ रहता तब ना लिखते हैं यहाँ पे, तो ऐसे ही लिख दो। और वायर फंसाने के लिए प्लेटिनम, नल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं ना, तो उसलिए लिख दिए प्लेटिनम। हो गया। फिर से एक बार देखो, तो ध्यान से देखना, ध्यान से। तुम रिएक्शन याद किए रहोगे ना, H2 से, ठीक, 2H प्लस, H प्लस दे दो, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वो नहीं लिखो। बीच में साल्ट ब्रिज, कैथोड कुछ भी हो सकता है, और वायर फंसाने के लिए प्लेटिनम। रटना है कि प्रैक्टिस करना है? प्रैक्टिस करना है। सिर्फ एक रिएक्शन याद करना है, SHE का एनोड वाला रिएक्शन, H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी पूरा ये भी सोचना है, ये भी प्रैक्टिस करना है ना। अब देखो, अगर कैथोड जैसा बिहेव करेगा तब इसका IUPAC नोटेशन क्या होगा? देखो, इफ इट एक्ट्स एज कैथोड, इफ इट एक्ट्स एज कैथोड, तो कैथोड जैसा बिहेव करेगा तो एनोड में कुछ भी हो सकता है, तो एनोड में कुछ भी हो सकता है, ऐसे लिख दिए एनोड, बीच में साल्ट ब्रिज कर दिए। अब कैथोड, तो उसका रिएक्शन क्या याद किया? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2। तो पहले क्या बोल रहे? 2H प्लस ना, तो उसका लिखो H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इग्नोर मारते हैं, से H2, ये लिख दिए। वायर फंसाने के लिए प्लेटिनम। एक दो बार अगर रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो खूब अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे टेंशन होता रहता है, दूर कथी कथी किए हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। इतना में सिर्फ एक रिएक्शन याद करना है, SHE का एनोड वाला रिएक्शन। क्या बोलोगे? H2 से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी पूरा सोचने का है, प्रैक्टिस करने का है। तो इतना अच्छे से पढ़ना। नोट्स में उसी जो लास्ट क्लास में लिखे थे उसी के आगे ही सब पूरा लिखा होना चाहिए, और खूब अच्छे से पढ़ना है, फिर रिवीजन भी करना है कि आगे जब बढ़े तो अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इस फेज से रिलेटेड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड, वो हम लोग आगे
करेंगे, है ना। तो जब ये सब चीज़ याद रहेगा, जैसे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को डिनोट कैसे से करते हैं, तो ई नॉट सेल से, ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड। तो कुछ कंसेप्ट इसके नेक्स्ट क्लास में आगे वाला लेक्चर में भी देखेंगे, और कुछ कंसेप्ट ये सब भी हो जाएगा, तो ये सब का एक जगह करके जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग देखेंगे, तो अच्छे से रिवीजन रहेगा तो ठीक रहेगा।